9 मार्क्स का कितने मार्क्स का पेपर था साहिब? 50 में से 9 मार्क्स आ गए मतलब कल की इस पे। अच्छा 40 अभिषेक, तो चलो अच्छा हुआ, 2 ही चैप्टर में से अगर 9 मार्क्स आ गए, बाकी तो फिर पहले बताना चाहिए था और रिवाइज कर लेते अच्छे से। अगर यूनिट टेस्ट कभी आता है, कभी एग्जाम होता है ना, थोड़ा सा पहले बताया करो, तो एक्स्ट्रा लेक्चर हम अरेंज करेंगे आगे से। गुड, चलो फिर अच्छा हुआ। और आज इतने कम लोग क्यों है? क्या कर रहे हैं आज इतने कम लोग? बाकी क्या खुशी मना रहे हैं क्या? यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट। अच्छा नेक्स्ट फिजिक्स, कल फिजिक्स है क्या? अच्छा 3 दिन बाद है ना? ये आज से क्यों छुट्टी पे? ये आज से क्यों गए छुट्टी पे? बहुत ज्यादा है। 3 दिन तो बहुत दिन हो गए, बहुत ज्यादा दिन हो गए। यूनिट टेस्ट में कभी मैंने देखा नहीं, यूनिट टेस्ट में कभी ये होता है, ब्रेक होता है, ऐसा गैप नहीं होता यूनिट टेस्ट में। तुम लोग को यूनिट टेस्ट में भी गैप मिल रहा है, वेरी गुड। या नसीब वाले लोग हो तुम लोग। केमिस्ट्री का पेपर? अच्छा अच्छा, बीच में इंग्लिश है। ओके। कि सही में केमिस्ट्री का पेपर देख के आज सो गए सब, ऐसा लग रहा है। तो चलो हम स्टार्ट करें। सिर्फ 15 लोग हैं, लेकिन आधे लोग आए हैं। चलो क्या क्या पढ़ा था हम तब तक रिवाइज करते हैं ना। हम तब तक रिवाइज कर लेते हैं, बाकी लोग आते हैं उसके बाद इथर स्टार्ट करेंगे। आज इथर स्टार्ट करना था मुझे। हाँ हाँ साहिल, वेट करते हैं 7 बजे तक। क्या मैं तो 8 बजे तक वेट करूं? और बोलना 7 बजे तक वेट करते हैं, मतलब आधा टाइम। तुझे तो चलेगा, सही में चलेगा। अच्छा 7 ठीक है, मुझे लगा 8 बजे तक करते हैं। क्या प्रॉब्लम, क्या 8 बजे तक वेट करते रहेंगे? वैसे भी तुम लोग का अभी इंग्लिश का ही पेपर है, इंग्लिश की पढ़ाई तो करते नहीं होंगे क्योंकि इंग्लिश आता है। अच्छा साक्षी, मैं तभी बोलूं साक्षी ने बात क्यों नहीं की। अच्छा 8 डन है, इससे अच्छा छुट्टी दे दो। वेरी गुड। क्या तुम लोग का पेपर ज्यादा ही अच्छा गया ऐसा लग रहा है। साक्षी का तो पेपर भी नहीं था, लेकिन बाकी लोग ज्यादा खुशी में लग रहे हैं सब लोग आज। चलो क्या क्या पढ़े थे? फिनॉल, फिनॉल पढ़े थे कि नहीं? फिनॉल में पहली प्रिपरेशन क्या थी? अगर ये पूछो तो किसी को नहीं आएगा। फिनॉल में फर्स्ट प्रिपरेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर मैं ये पूछ लूं तो किसी को नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, दैट इज डॉस प्रोसेस। हाँ नितिन आ गया तुझे? टाइमच नाही झालं तर हो का? दिमाग खराब. संकेत क्या? मैसेज यायला तरी टाइम नाही. देखो संकेत खुशी के मारे देख क्या कर रहा है। डॉस प्रोसेस थी फर्स्ट प्रोसेस, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन फिनॉल इज प्रिपेयर्ड। ओके, sodium phenoxide reacts with HCl, it gives phenol. Then second process is rushing process. Second process, rushing process, again from chlorobenzene phenol is formed by using calcium phosphate, by using SiO2. Third is from benzene sulfonic acid. फ्रॉम बेंजीन भी अगर कहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर फ्रॉम बेंजीन भी कहा है तो ढूंढते मत बैठना बेंजीन कहाँ पे है। वो 1 स्टेप सबको याद है, फ्रॉम बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। नहीं तो ढूंढते बैठोगे, अरे मैम ने लिख के ही नहीं दिया है मुझे तो, क्योंकि चीटिंग तो करते होंगे, यूनिट टेस्ट देते हो तो चीटिंग तो करते ही होगे ना आप लोग। साइड में बुक रखा हुआ है, हम कर रहे हैं अच्छे से, होता है ना ऐसा कुछ, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही करते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, neutralization reaction with NaOH is gives sodium benzene sulfonate. Sodium benzene sulfonate that is fused with NaOH, it gives sodium phenoxide, and obvious sodium phenoxide is converted into phenol by using dilute H2SO4 या dilute HCl. And then after that, most important method is from cumene. Cumene is also called as isopropyl benzene. That is a commercial method for preparation of phenol.
तो nearly all phenols which are prepared by using this method. The alkaline solution of cumin is nothing but isopropyl benzene in sodium carbonate is oxidized by passing air used by oxygen using cobalt naphthenate as a catalyst. Okay, तो cumin hydroperoxide याद रखना है, इंटरमीडिएट कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड. तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फिनॉल. इस रिएक्शन में वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट भी मिला था. कौन सा वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट था, एसीटोन. वो भी याद रखो, वो भी पूछा जाएगा, पूछने के लिए कुछ भी हो सकता है. उसके बाद है फ्रॉम एनिलीन. तो एनिलीन दैट इज अ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, reacts with nitrous acid. Nitrous acid is prepared by using NaNO2 plus HCl under ice cold condition. तो वहां पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है. That's why this process is called as a diazotization. Then aqueous solution of diazonium salt is hydrolyzed with dilute sulfuric acid. It gives phenol. After that, acidic nature of phenol discussed by using reaction with active metal sodium hydroxide या reaction with strong base sodium hydroxide. Then phenol is ortho and para directing. It gives electrophilic aromatic substitution reaction. Electrophilic aromatic substitution reaction. So phenol reacts with Br2 bromine in the presence of CS2. That is a product depend upon the solvent used. So one is ortho and another is para. Para is a major product. But when phenol is treated with bromine water, phenol is treated with bromine water, it gives 2,4,6-tribromophenol. 2,4,6-tribromophenol. Then nitration of phenol is there. Nitration, the product is depend upon the concentration of solution, dilute and concentrated. In dilute condition, that is by using dilute nitric acid, it gives orthonitrophenol and paranitrophenol. Para is a major product. Then next is one more is ortho and para are separated by using steam distillation, because orthonitrophenol has intramolecular hydrogen bonding and paranitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding. Important question. Huh? उसके बाद sulfonation of phenol by using sulfuric acid. So by using temperature, product depend upon the temperature. At room temperature, orthophenol sulfonic acid, and at 373 Kelvin, that is a paraphenol sulfonic acid. After that, one more important reaction is Kolb's reaction. The Kolb's reactions, in Kolb's reaction, which acid is formed? That is a salicylic acid. The phenol, it forms NaOH, sodium phenoxide, and sodium phenoxide reacts with CO2, carbon dioxide. It gives salicylic acid. After that, Rimmer-Timon reaction, that is a phenol reacts with chloroform in alkaline, that is NaOH. It gives, because of NaOH, sodium phenoxide is formed, and because of chloroform, CH2. Reacts with NaOH, that is a hydrolyzed, unstable compound is formed. And after the removal of water molecules, they have aldehyde, and the reaction is the formation of product is salicylic aldehyde. And after that, reaction with a zinc dust, that is a reduction reaction. Benzene reacts with zinc by heating, it gives benzene and zinc oxide. The removal of oxygen is called as a reduction, and after that, oxidation, that is a diketone is formed. And one more important reaction is there, that is a distinguish between alcohol and phenol. Alcohol reacts with FeCl3 but does not give any violet coloration. But when phenol reacts with FeCl3, it gives a violet coloration. That is a distinguished taste between phenol and alcohol. Then write down uses of phenol. एक बचा था हमारा जो मैंने नहीं लिख के दिया था. Write down uses of phenol. Because NEET के एग्जाम में फिनॉल के यूजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है. नीट के एग्जाम में, नॉट जेईई, नीट में. Write down uses of phenol. Write down first use. रिमर-टिमर रिएक्शन का लास्ट स्ट्रक्चर, मतलब ये बोल रहे हो आप रिमर-टिमर का सैलिका एल्डिहाइड की बात कर रहे हो. इस तरह से जो लास्ट स्ट्रक्चर था, लास्ट प्रोडक्ट की अगर बात कर रहे हो तो OH और यहाँ पे CHO. CHO is called as a salicylic aldehyde.
नितिन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है क्या फिर से? कोई डाउट है? ओके ठीक है, चलो लिखो यूजेस ऑफ फिनॉल. Uses of phenol. Write down. Phenol is used in the preparation of. Write down. Phenol is used. Phenol is used in the preparation of. In the preparation of first. Number one. Phenol formaldehyde polymer. Phenol formaldehyde. Phenol formaldehyde polymer, which is used in a plastic. Phenol formaldehyde. Phenol and formaldehyde polymer, which is used in a plastic. Which is used in a plastic. Bakelite. Means bakelite is a polymer prepared by phenol and formaldehyde. That's why this is called as a phenol formaldehyde polymer. Phenol formaldehyde polymer. Write down second. Phenol is used in the preparation of second. Phenolphthalein and certain dyes. Phenolphthalein and certain dyes. And certain dyes. Third, Dettol. Dettol पता है ना? Dettol वाला Dettol, which is used as Dettol, which is used as an antiseptic. मतलब फिनॉल जो है वो डेटॉल बनाने के काम में आता है. Dettol, which is used as an antiseptic. Next, drugs such as salicylic acid. Drugs such as salicylic acid. Aspirin बोलते हैं ना उसको, मुझे प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं पता क्योंकि कोई एस्पायरिन बोलता है, कोई एस्प्रिन बोलता है. ASPIRIN. ASPIRIN. Aspirin, etc. Next is picric acid, 2,4,6 trinitrophenol. Picric acid, which is used as an explosive. Picric acid, which is used as explosive. Clear? That is the uses. Uses भी याद रखो क्योंकि बहुत जगह पे uses बैकेलाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. सीईटी में, नीट में बैकेलाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. चलो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, ईथर. Give the next heading, ethers. Next heading done है ethers. So what is meant by ethers? The general formula of ethers is ROR. क्या होता है जनरल फॉर्मूला? ROR. तो ethers are a derivative of alkenes. अगर मैं यहाँ पे लिखूं RH, तो RH से, that is RH होता क्या है? RH होता है अल्केन. RH क्या होता है? अल्केन. अल्केन से अगर मुझे ईथर बनाना है, अल्केन से क्या फॉर्म करना है? ईथर फॉर्म करना है. तो ईथर का फॉर्मूला है ROR. तो यहां से मुझे हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा और OR ग्रुप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. अभी जो OR ग्रुप होता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ अल्कोक्सी ग्रुप. जो OR ग्रुप होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ अल्कोक्सी ग्रुप. तो ईथर्स, ये क्या बन गया आपका? ईथर्स बन गया. तो अगर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगी कि ईथर्स आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. मतलब ईथर किससे बन रहा है? ईथर बन रहा है हाइड्रोकार्बन से, अल्केन से. तो ईथर्स आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन in which hydrogen atom is replaced by alkoxy group. In which hydrogen atom is replaced by alkoxy group. One more, फिर से बता रही हूँ.
Ethers are the derivative of hydrocarbon in which one hydrogen atom is replaced by alkoxy group. One hydrogen atom is replaced by alkoxy group. So this is called as a, and that is a form. क्या form हो रहा है? Ethers form हो रहा है. तो ethers में भी ether may also be considered as compound formed by substituting the hydrogen atom by hydroxyl atom of alcohol. एक और मेथड होता है, उससे कुछ नहीं करना है. तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? दैट इज ईथर लिंकेज. इसको लिखते समय कैसे लिखोगे? यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिखा हुआ है, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे है, ये 3 बॉन्ड इसके हो गए, ये 3 बॉन्ड इसके हो गए. ठीक है. तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, अलिफैटिक ईथर, 2 तरह की ईथर होते हैं. वन होता है एरोमेटिक, अनदर इज अलिफैटिक. The general formula of aliphatic ether is CnH2n. किससे बन रहा है? हाइड्रोकार्बन से. हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था. अभी यहां से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया तो CnH, देखो एक ऑक्सीजन एटम +2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? O. मतलब जो फॉर्मूला आपका अल्कोहल का था वही फॉर्मूला ईथर का. देखो ईथर एंड अल्कोहल बोथ आर आइसोमर, ये आगे बताऊंगी मैं, बट जनरल फॉर्मूला याद रखो ये वाला CnH2n+2O. जनरल फॉर्मूला ऑफ अलिफैटिक ईथर इज CnH2n+2O, same as that of monohydric alcohol, same as that of monohydric alcohol. ये सेम फॉर्मूला किसका था? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का भी था. तो thus aliphatic ether are isomer with monohydric alcohol. यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया है C2H5OH, क्या लिया है? C2H5OH, और दूसरा मैंने ईथर लिया है CH3OCH3. अभी मुझे बताओ यहाँ पे कार्बन कितने? 2 कार्बन. यहाँ पे भी 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं. हाइड्रोजन कितने? ये 5 हो गया, एक 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 है. ऑक्सीजन ए है. तो यहाँ पे जो एक मैं बोलूंगी, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल, और ये होता है डाइमिथाइल. मिथाइल ग्रुप है ना, इसलिए डाइमिथाइल ईथर. बोथ आर आइसोमर. ये दोनों क्या है? आइसोमर है. और ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? बोथ द शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर देयर. इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. एक में अल्कोहलिक होता है और दूसरा ईथर है. तो दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. इसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. अभी जो पहले क्लोरोफॉर्म, एनेस्थेशिया, आपको पता है ना, एनेस्थेशिया यूज करते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में. तो एनेस्थेशिया पहले क्लोरोफॉर्म यूज होता था, बट अभी एनेस्थेशिया डाइइथाइल ईथर एक सेफर एनेस्थेटिक होता है देन क्लोरोफॉर्म. अगर मैं बोलूं नाउ अ डेज डाइइथाइल ईथर इज यूज्ड एज अ एनेस्थेशिया than chloroform because safer होता है as compared to chloroform and it is a less toxic than chloroform. ऐसा नहीं होता कि किसी को अगर ये करना है, कॉन्शियस करना है, तो एनेस्थेशिया कहीं किसी भी अमाउंट में नहीं दिया जाता, उसका एक फिक्स अमाउंट होता है. तो as compared to chloroform, diethyl ether is a safe as compared to chloroform, and ether is more soluble in fatty acid as compared to water and hence affect central nervous system quickly. जो ईथर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है बिकॉज वो ज्यादा सोलुबल होता है फैटी एसिड में एज कंपेयर टू वाटर. As compared to water and it is volatile also. ये volatile भी होता है. ठीक है. तो चलो ये है अलग अलग ईथर्स की जो मैंने स्टोरी बताई. ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा. चलो क्लियर हुआ है ईथर किससे फॉर्म हुआ है? अल्केन से. कैसे फॉर्म हुआ? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम किससे? अल्कोक्सी से. जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2O. और यहाँ पे ईथर एंड अल्कोहल बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. Clear? चलो next is classification of ether. Next is
Classification of ether. To the next heading. Classification of ether. Ether are classified into two categories. Yeah, two types. So ether are classified into two groups. First group is simple or symmetrical ether. Simple or symmetrical ether. So what is meant by simple and symmetrical ether? The ether in which both the alkyl group or aryl group attached to the oxygen atom are same. The ether in which both the alkyl group, कितने alkyl group है ether में? दो alkyl group है. The ether in which both the alkyl group or maybe aryl group are there. एक तो alkyl हो सकता है aliphatic के लिए, aromatic ether के लिए aryl group भी हो सकता है. The ether in which both the alkyl group attached to the oxygen atom are same are called as a simple ether. Are called as simple ether. Example देखो, अगर मैंने एक अल्काइल ग्रुप लिया है CH3, दूसरा भी अल्काइल ग्रुप मैंने CH3 लिया है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल ईथर. और इसका नाम क्या रहेगा? डाइमिथाइल. कितने मिथाइल ग्रुप है? दो. डाइमिथाइल और ये हो जाएगा ईथर. डाइमिथाइल ईथर हो गया. सेकेंड एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लू, चलो एरोमेटिक ले लेती हूँ, C6H5O और यहाँ पे मैंने ले लिया C6H5. तो C6H5 is a phenyl group. So this is called as a diphenyl. This is called as diphenyl और ये हो जाएगा ether. तो both the alkyl group या aryl group attached to the oxygen atom are similar या same. That is called as a simple ether. Simple ether is also called as symmetrical ether. Second is mixed ether. Mix or unsymmetrical ether. So what is meant by mixed or unsymmetrical ether? If both the alkyl group or aryl group attached to the oxygen atom are different, मतलब यहाँ पे एक R होगा और दूसरा क्या होगा? R डैश होगा. एक अगर R है तो दूसरा क्या रहेगा? R डैश रहेगा. And this is called as a mixed or unsymmetrical ether. Example is, अगर मैंने ले लिया CH3, यहाँ पे O और यहाँ पे मैंने ले लिया C2H5, तो एक ग्रुप इथाइल है, दूसरा ग्रुप मिथाइल है और अल्फाबेटिकली ई पहले आता है. तो यहाँ पे होगा इथाइल, उसके बाद होगा मिथाइल और यहाँ पे है ईथर. तो इथाइल मिथाइल ईथर इज अ मिक्स ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर. उसी तरह से अगर मैंने दूसरा नाम लिया, एक दूसरा कंपाउंड लिया C2H5O, बहुत सारे कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हो, C6H5, तो एक इथाइल ग्रुप है, दूसरा फिनाइल है. तो पहले क्या आएगा? पहले इथाइल आएगा एज यूजुअल अल्फाबेटिकल इथाइल, उसके बाद फिनाइल और वहां पे हो जाएगा ईथर. यहाँ पे हो गया ईथर. क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, राइट डाउन. सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर. मिक्स ईथर को ही अनसिमेट्रिकल कहते हैं. यस यस नितिन, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी आगे बताती हूँ मैं नोमेनक्लेचर में. अल्कोक्सी अल्केन उसका IUPAC नेम है और ये जो मैंने अभी लिखे पूरे नाम, ये उसका कॉमन नेम है. दोनों नाम याद रखो क्योंकि आपको नोमेनक्लेचर एग्जाम में ज्यादा आता है. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको नोमेनक्लेचर ज्यादा आते हैं स्ट्रक्चर लिखने के लिए, तो याद रखा करो ये भी. चलो डन हो गया. बोलो.
मैम वो लास्ट का नॉमेनक्लेचर कैसे किया और वापस से बताओ। ये वाला यस मैम। एक देख, एक C2H5 है और दूसरा C6H5 है। C6H5 को हम क्या कहते हैं? फिनाइल कहते हैं। और C2H5 को क्या कहेंगे? इथाइल। तो अल्फाबेटिकल जब भी कॉमन नेम करोगे ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इसलिए मैंने इथाइल पहले लिखा, उसके बाद फिनाइल लिखा और लास्ट में क्या आएगा? ईथर आएगा। ओके, और एग्जांपल लेंगे Okay, हम इन नॉमेनक्लेचर में। चलो रफ कर दूं, लिख लिया सबने? क्लियर हुआ है सिंपल क्या होता है और मिक्स क्या होगा? अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो दैट इज अ सिंपल, और दोनों अल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट है दैट इज अ अनसिमेट्रिकल या मिक्स। चलो नेक्स्ट इन डालो, नॉमेनक्लेचर। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, nomenclature. तो नॉमेनक्लेचर में हम इथर लिखेंगे, यहाँ पे जो भी इथर आपके हैं, यहाँ पे हम लिखता है कॉमन नेम, कॉमन नेम में याद रखना, और आईयूपीएसी नेम। अभी जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम कैसे करोगे? अल्काइल ईथर, जो सिंपल ईथर है उसको आप डाई अल्काइल ईथर बोलोगे। क्या कहोगे इसको? डाई अल्काइल, डाई अल्काइल ईथर। अगर आपका अनसिमेट्रिकल है तो इथाइल मिथाइल वाली बात करोगे यहाँ पे, ठीक है। कॉमन नेम कैसे? ईथर लास्ट में आएगा यहाँ पे, अल्काइल अराइल ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट अगर आईयूपीएसी नेम करना है तो आईयूपीएसी नेम में क्या करना है आपको? अल्कोक्सी अल्केन वाला यूज करना है। आईयूपीएसी नेम में क्या यूज करना है? अल्कोक्सी अल्केन वाली बातें, ठीक है, अल्कोक्सी अल्केन वाली बातें। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे सिंपल वाला एग्जांपल ले रही हूं मैं, CH3OCH3। कॉमन नेम तो पता है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, और कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मिथाइल। तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पे क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर, सिंपल ईथर है। बट अगर मुझे आईयूपीएसी करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक मिथॉक्सी, दोनों सिंपल है। सिंपल अगर ईथर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी पेरेंट ले लो, किसी को भी रिंग में डाल दो, तो ये होगा मिथॉक्सी मीथेन। ये क्या बन गया? मिथॉक्सी मीथेन बन गया, ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन। अभी यहाँ पे हमें याद रखना है कि अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग लार्जर कार्बन चेन, जिसके पास लार्जर कार्बन है, जिसके पास ज्यादा कार्बन है, उसको पेरेंट अल्केन कंसीडर करना है, उसको पेरेंट। अभी देखो एग्जांपल दूसरा ले रही हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल CH3OC2H5। ये कैसा ईथर है? मिक्स ईथर है, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो ये इथाइल होगा, उसके बाद मिथाइल होगा, और क्या आएगा? यहाँ पे ईथर आएगा। तो इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। बट अभी इसमें कंफ्यूजन है, क्या आप इथॉक्सी बोलोगे, क्या आप मिथॉक्सी बोलोगे? एक ये ग्रुप अगर मैंने कंसीडर कर लिया यहां से तो ये ग्रुप तो इथॉक्सी होगा, लेकिन अगर मैंने ये वाला ग्रुप कंसीडर कर लिया तो ये कौन सा ग्रुप होगा? मिथॉक्सी होगा। और अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग लार्जर चेन इज कंसीडर एज अ पेरेंट। तो यहाँ पे जो लार्जर ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? 2 कार्बन, इथेन वाला, तो इथेन को हम पेरेंट कर लेंगे और इसको क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। मतलब नाम क्या हो जाएगा? देखो, मिथॉक्सी, और लास्ट में आ जाएगा पेरेंट, किसको कर दिया? जिसके पास कार्बन ज्यादा थे। क्लियर हुआ? मिथॉक्सी इथेन। अगर मैंने थर्ड एग्जांपल लिया है CH3O CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अभी एक ग्रुप है मिथाइल ग्रुप और दूसरा ग्रुप है एन प्रोपाइल ग्रुप, एन प्रोपाइल ग्रुप। तो एन को कंसीडर मत करना, अल्फाबेटिकली एम पहले आता है तो ये मिथाइल, उसके बाद यहाँ पे प्रोपाइल भी लिखा तब भी चलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ईथर। यहाँ पे एन भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिथाइल एन प्रोपाइल। बट ऐसा ना समझ लेना कि एन को पहले लेके जाना है उसके बाद एम आएगा, ऐसे नहीं।
एन आइसो को हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर देखो, पेरेंट है, जिसके पास लार्जर कार्बन है वो तो पेरेंट होगा, मतलब यहाँ पे प्रोपेन पेरेंट है, और फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे 1 2 3, देखो ये हो गया 1 2 3, और फर्स्ट पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथॉक्सी है, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे क्या बन गया, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन बन गया, ठीक है। चलो सेकंड, उसके बाद फोर्थ, CH3O CH3 एंड CH3, इस तरह से अभी मैंने ब्रांचिंग कर दी है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पे देखो, अभी आइसो कंसीडर करना है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कहा था, यहाँ पे मैंने एन मत लिखो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल कर देना। यहाँ पे एक ग्रुप है मिथाइल और दूसरा ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, दूसरा ग्रुप कौन सा है, आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे मैंने कहा था मत कंसीडर, लेकिन कंसीडर करना है आइसोप्रोपाइल, इसको मत करो यहाँ पे, उसको छोड़ दो। आइसोप्रोपाइल यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, ओके, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, रिंग यहां से 1 2 3, 2 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, 2 पे मिथॉक्सी ग्रुप आ रहा है, तो 2 मिथॉक्सी ये हो जाएगा प्रोपेन। अगर कोई नॉमेनक्लेचर नहीं समझ में आ रहा तो बोलना है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा इस तरह से, नंबर 5 CH3O, यहां पे कौन सा ग्रुप, चलो CH2 CH3, और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया CH3, यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच किया, CH3, बोलो क्या आ जाएगा, ये देखो ये ग्रुप कौन सा, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे इस कार्बन पे CH3 ग्रुप अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ आइसोब्यूटाइल, इस ग्रुप को हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, तो आई पहले आ रहा है, तो आइसोब्यूटाइल, उसके बाद होगा ये मिथाइल, और उसके बाद आ जाएगा ईथर, ये तो क्लियर हो गया। अभी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अभी नंबरिंग देखो कहां से करना है, 1 2 3, तो 1 पे तो मिथॉक्सी ग्रुप है और 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, और यहां पे हो जाएगा प्रोपेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपेन। चलो लिख लो पूरे नॉमेनक्लेचर, क्लियर हो रहा है, आदर्श, अभिजीत, आदित्य, समझ में आ रहा है ना, 1 2 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है, नंबरिंग करना है, जो लार्जर कार्बन एटम की चेन है उसको हमें नंबरिंग करना है, और नंबरिंग पे जो अल्कोक्सी ग्रुप है वो कौन सी इस पे आ रहा है उसको भी देखना है। चलो ऊपर वाला मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ और एग्जांपल लिखती हूँ मैं इसको, देखो उसके बाद CH3, बोला था ये क्या है, क्या चल रहा है भाई, सबको अनम्यूट ही करना पड़ेगा, सबको म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट। तो भाई मम्मा मेघा, ओके चलो, CH3O यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी लग गया CH3, बोलो अभी यहाँ पे 4 कार्बन है और ये टर्शरी है, तो दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल, इस ग्रुप को हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल, ज्यादा कार्बन है, एक मिथाइल है, तो टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ पे, उसके बाद मिथाइल, तो हम बोल सकते हैं ओके मेगा, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, क्या लिखोगे, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे,
लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, या कैसे भी जाओ 3 आ रहा है, कैसे भी जाओ 3 आ रहा है। तो 3 पे कौन सा, 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, सही है। इस 2 पे ये वाला ग्रुप अटैच है, 2 मिथॉक्सी, यहां पे हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल, और चेन कौन सी हो गई, प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। टर्शरी, इसमें एक्सेप्शन होगा, टर्शरी पहले आएगा, बल्कि ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। क्लियर, चलो द नेक्स्ट हेडिंग मेटामेरिज्म, लिख लिया है ना सब, रब कर रही हूं। नेक्स्ट मेटामेरिज्म, राइट डाउन, मेटामेरिज्म। तो व्हाट इज मीन बाय मेटामेरिज्म, अभी आइसोमेरिज्म तो पढ़ लिया, क्या होता है आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। different types of isomerism are there, that is a structural isomerism, उसके बाद होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल में आपका चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है स्टेरियो में, देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा है। अभी एक नया आ गया मेटामेरिज्म, एक नया आइसोमर आ गया मेटामेरिज्म। तो व्हाट इज मीन बाय मेटामेरिज्म, या मेटामर्स किसको कहते हैं, राइट डाउन मेटामेरिज्म, पहले हेडिंग दे लो, हेडिंग दे दो मेटामेरिज्म, राइट डाउन मेटामेरिज्म। ethers having same molecular formula, ethers having the same molecular formula but different alkyl group, ethers having the same molecular formula, same molecular formula but different alkyl group, but different alkyl group attach on, but different alkyl group attach on either side of the oxygen, attach on either side of the oxygen atom, either side of the oxygen atom are called metamers of each other, are called metamers of each other. This phenomena is called metamerism. This phenomena is called metamerism. Write down in next line. Write down in next line. Metamers are either chain isomer, metamers are either chain isomer और पोजीशन आइसोमर, मे बी चेन आइसोमर भी हो सकते हैं और पोजीशन आइसोमर, विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, और विच फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ईथर। फिर से रिपीट कर रही हूं, मेटामर्स आर आइदर चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर with same functional group, and have different alkyl group, attached to heteroatom, चलो पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। अभी मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे CH3 CH2O
CH2 और यहाँ पे क्या लिखा मैंने CH3. दिस इज कॉल्ड एज अ ईथर. और कौन सा ईथर है? दिस इज कॉल्ड एज डाइइथाइल. ये कौन सा ईथर है? डाइइथाइल ईथर. अगर मैं इस ईथर को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं इस तरह से लिखूं CH3O CH2 CH3 और ये CH2 और यहाँ पे CH3. अभी मुझे बताओ, दोनों ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम आर डिफरेंट. दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है. मैंने सिर्फ CH2 ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, बट उसके वजह से भाई नाम तो चेंज हो गया ना. इसका नाम क्या आएगा? मिथाइल एन प्रोपाइल. अगर एन लिखना है तो लिख सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा ईथर. देखो, दे हैव, ये दोनों स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, but different arrangement of alkyl group attached to the oxygen atom is called as a metamers. इसको एक फिर से हम लिख सकते हैं CH3O, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3. क्या नाम आएगा इसका? आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर. ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर. क्लियर हुआ है? एंड दीज आर कॉल्ड एज मेटामर्स. इसको हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड एज मेटामर्स. एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ मेटामेरिज्म. एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ मेटामेरिज्म. क्लियर हुआ है? देखो, ईथर चेन आइसोमेरिज्म भी शो करता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करता है. ईथर एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म अगेन. वन इज chain isomerism and another is functional group isomerism. Functional group isomerism का एग्जांपल हमने लिया था अल्कोहल एंड ईथर. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल and ether show functional group isomerism and ether also show chain isomerism. इसमें देखो चेन डिफरेंट हो रही है, तो इसी को हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म. इसी को हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म. ओके, राइट डाउन. These are called as metamers, and the phenomena is called as a metamerism. What is my metamerism? They having same molecular formula, but arrangement of alkyl group attached to the oxygen atom are different. Arrangement of alkyl group attached to the oxygen atom are different. That is called as a metamerism. क्लियर हुआ? चेन आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा, फंक्शनल ग्रुप भी दिखाएगा, उसमें कोई ये नहीं है. चलो रफ कर दो. मेटामर सबको समझ में आया है? एक स्पेशल काइंड का आइसोमेरिज्म हम उसको बोल सकते हैं. किसमें शो हो रहा है? ओनली इन ईथर. एक स्पेशल काइंड का आइसोमर्स है. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर. मेथड of preparation. इसकी ether. Next reading, preparation of ether. Preparation of ether. How will you prepare ether? So first preparation of ether is from alcohol. First preparation is from alcohol. And this is called as intermolecular dehydration process. Intermolecular dehydration. Intermolecular dehydration process. So when excess of ethyl alcohol is distilled with concentrated sulfuric acid, but temperature is fixed, that is 413 Kelvin, it gives diethyl ether. तो इसको हम करेंगे कैसे? देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिया, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, उसके बाद उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे. पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है. तो C2H5OH ये है अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल है? इथाइल अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल है ये? इथाइल अल्कोहल. बोलो इथेनॉल कह सकते हो, जो भी आपको कहना है. इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन हम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ.
तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 होता है। क्या मैं H2SO4 को लिख सकती हूँ HOSO3H? क्या लिखा मैंने? HOSO3H। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर मतलब यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा? H बाहर निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन जो हो रही है 413 केल्विन। टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, आगे बढ़ाऊं, आगे बताती हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या लॉस होने वाला है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, दूसरा कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और क्या बनेगा देखो C2H5, देन यहाँ पे O और यहाँ पे हो जाएगा SO3H। C2H5 इथाइल, यहाँ पे H दिखाई दे रहा है तो हाइड्रोजन बोल दो इसको, और SO4 दोनों मिलके ये क्या बनेगा? सल्फेट। तो ये आपका बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। द एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल इज एडेड टू डिस्टिलेशन फ्लास्क। हमने एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल डाल के रखा हुआ है, मतलब मेरे पास फिर से इथाइल अल्कोहल है और उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? अगेन C2H5OSO3H के साथ, मतलब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन कि अल्कोहल में से OH यहाँ पे H, मतलब ये वाला H यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप SO3H वाला ग्रुप और O वाला ग्रुप, ये ग्रुप, ये दोनों कंबाइन होके H2SO4 बाहर निकलेगा। क्या बचा? C2H5O और यहाँ पे भी C2H5O बन गया हमारा ईथर C2H5O C2H5O, और अगेन यहाँ पे H2SO4 बाहर निकल गया, H2SO4 बाहर निकल गया। तो ईथर प्रोड्यूस डिस्टिल ओर बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज रिजनरेटेड। इस रिएक्शन में क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड रिजनरेट हुआ है इन सेकेंड स्टेप में, तो उसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मिला था, हमने रिएक्ट किया, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंटिन्यूअस वे में ईथर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस मेथड, ये जो मेथड मैंने अभी पढ़ाई है उसको हम मेथड को नाम देते हैं कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं? कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। फिर से मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ आपको। क्या किया हमने? व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल एक्सेस में लिया हुआ है, इस डिस्टिल किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। टेम्परेचर क्या था? 413 केल्विन। टेम्परेचर याद रखना है। तो डाई इथाइल ईथर मिला। तो फर्स्ट इक्वल वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल, पहले स्टेप में क्या किया मैंने कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर प्लेस्ड इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। So ethyl alcohol reacts with concentrated sulfuric acid and it gives ethyl hydrogen sulfate. So then excess ethyl alcohol is added to the distillation flask. So ethyl hydrogen sulfate reacts with ethyl alcohol and it gives diethyl ether. So ether produce distill over. Okay. तो sulfuric acid क्या हो रहा है? Regenerate हो रहा है second step में and is reused in a first step. The small amount of sulfuric acid convert large amount of ethyl alcohol into diethyl ether. नहीं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो स्मॉल, इसमें इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है साइड, इतना ज्यादा नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन चेंज। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी अगर आप डालते हो इथाइल अल्कोहल में तब भी रिएक्शन हो जाती है। तो large amount of ethyl alcohol into diethyl ether and the process become continue because of H2SO4 की वजह से क्या होती है? प्रोसेस कंटिन्यू होती है and hence it is called as continuous etherification process. इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है? continuous etherification process. इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल का,
इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मुझे बता सकते हो कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन होगी या SN2 रिएक्शन होगी? रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी? रिएक्शन देख के क्या लगता है? कोई तो बताओ भाई। SN1 होगी SN2 होगी? दोनों रिएक्शन पढ़ी है, दोनों के डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो ही रही है ना, SO3H निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, बट SN2 होगा या SN1 होगा? सिंपल आंसर है। क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको कार्बोकटायन फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं। SN1 में हमेशा क्या फॉर्म होता है? कार्बोकटायन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन रहेगी, वो कौन सी रिएक्शन रहेगी? SN2 रिएक्शन। चलो मैकेनिज्म करते हैं इसका। चलो रख कर दूं, हो गया है। अगर मैं SN1 बोल दूं तो वहां पे कार्बोकटायन फॉर्म होता है, इतना याद रखना। Write down mechanism. Write down mechanism. The intermolecular dehydration of alcohol. Write down. The intermolecular dehydration. Dehydration means removal of water. Dehydration of alcohol at Kelvin, that is 413 Kelvin, is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, that is a SN2 reaction. Underline. कौन सा मैकेनिज्म देख रहे हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन अल्कोहल। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? SN2 रिएक्शन फॉलो कर रहा है। तो राइट डाउन स्टेप नंबर 1, that is formation of protonated alcohol. First step is formation of protonated alcohol. Formation of protonated alcohol. The first alcohol is ethyl alcohol, that is CH3. इस तरह से लिखो, या तो आप C2H5 भी लिख सकते हो, यहाँ पे H, ये अल्कोहल हो गया। अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उससे क्या निकल रहा है? H+ आ रहा है। यहाँ पे ये स्टेप मैंने लास्ट टाइम कहीं तो की थी, अल्कोहल में की थी शायद। ये फर्स्ट स्टेप होती है और इजीली ये हाइड्रोजन क्या करेगा? लोन पेयर देख के खुश हो जाएगा, और जैसे ही लोन पेयर देखेगा उसके साथ क्या कर लेगा? ये बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड किस तरह से बनाएगा? देखो, CH3, यहाँ पे CH2, ये ऑक्सीजन, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बन गया? यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हो गया। उसके बाद स्टेप सेकेंड, ये रिएक्शन हमने अल्कोहल में रिपीट की थी। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, जो सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल, nucleophilic attack of alcohol molecule on protonated alcohol। कौन सा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल? ये वाला जो अभी हमने निकाला यहाँ पे, CH3,
CH2 यहाँ पे O, H ऊपर लगा दो H, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव चार्ज। इस पे किसकी रिएक्शन करनी है? अल्कोहल की। तो यहाँ पे अल्कोहल कैसे लिखोगे? CH3 CH2 O, यहाँ पे कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H। तो अगर मैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए और यहाँ पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और यहाँ पे ये CH2 क्या होगा? अगर मैं ये CH2 को यहाँ पे ये अटैच कर दूं ये वाले लोन पेयर के साथ, ये वाले लोन पेयर, और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे देखो रिएक्शन, ये स्लो स्टेप है। एंड स्लो स्टेप क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो यहाँ पे दोनों है, इसलिए बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहाँ पे फॉर्म होगा CH3 CH2 CH3, ये CH2, यहां से ये निकल गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और ऑक्सीजन के थ्रू किसकी अटैचमेंट होगी? यहाँ पे CH2 CH3 की पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, ये होगा CH2 CH3 और यहाँ से H2 क्या होगा? बाहर निकल गया। ये H2 क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक है, अभी हमें ईथर तो मिल गया क्या? नहीं, ईथर अभी तक नहीं मिला। ये मिला CH3 CH2 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं अटैच किया, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन हमें नहीं चाहिए। तो स्टेप थर्ड क्या करना पड़ेगा? डीप्रोटोनेशन। पहले प्रोटोनेटेड किया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन टू गिव ईथर, डीप्रोटोनेशन टू गिव ईथर। तो डीप्रोटोनेशन कर लो, C2H5 लिख लो डायरेक्टली, मैं समझ में आ जाएगा ना? C2H5, यहाँ पे H, यहाँ पे C2H5। ये रिएक्शन तो बिल्कुल फास्ट होगी क्योंकि हमें हटाना है इसको, तो ये ऑक्सीजन हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2, जैसे ऑक्सीजन निकल जाएगा तो चार्ज भी डिसअपियर हो जाएगा अगेन C। ठीक है यार, मैंने अलग अलग लिखा है, आप लोग सही कर लेना। मैंने कहीं पे C2H5 लिखा, कभी ये लिखा। देखो फिर से समझा रही हूँ। किसका मैकेनिज्म देख रहे हैं हम मैकेनिज्म देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का। ईथर में पहले हमने प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म किया। कैसे? अल्कोहल की रिएक्शन की एसिड, एसिड से क्या मिल रहा है? H+, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हो गया। उसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल को हमने अटैक किया है प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर, तो वहां से हमने देखा कि H2 को बाहर निकल दिया। और स्टेप थर्ड में हमें एक प्रोटॉन नहीं चाहिए था तो उसको हमने डीप्रोटोनेट कर दिया और हमारी रिएक्शन हो गई। हमें क्या मिल गया? ईथर। और देख रहे हो H+ बाहर निकल गया। H+ मतलब H2SO4, तो वही H+ फिर से यूज हो सकता है ना फर्स्ट स्टेप में। स्टेप 1 में देखो फिर से H+ यूज होगा, फिर से रिएक्शन कंटिन्यू होगी, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस, कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। लिख लो रिएक्शन। ये क्या दे रहा है? हाइड्रोजन, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा। ये भाई ले ले, तेरे अपने इलेक्ट्रॉन में जा रहा हो। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड। हाँ, ये मेथड पता है आपको? इंडस्ट्रियल मेथड है। यस साई, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जेई में और नीट में। तो जेई में तो बहुत सारे मैकेनिज्म है, मैंने तभी स्किप कर करके ले रही हूँ मैकेनिज्म। 3 मार्क्स के लिए मैकेनिज्म पूछे जाते, 3 मार्क्स के लिए। चलो, तो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड। ना यही ऑब्जेक्टिव में होती है, बट जो मैकेनिज्म के थ्रू ही काम किया जाता है। उसके जो क्वेश्चन आप सॉल्व देखो, थोड़ा जेई के क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर्स के, तो उसके क्वेश्चन मैकेनिज्म के थ्रू ही सॉल्व होते हैं। ओके, इसलिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं जेई में। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ है सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बोलते जाओ, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इंग्लिश की पढ़ाई करनी है शायद। चलो नेक्स्ट स्लाइड डालो। तो ये कौन सी मेथड है? इंडस्ट्रियल मेथड है, यूज्ड टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ या गैलन्स ऑफ डाइथाइल ईथर एवरी ईयर। बहुत ज्यादा ईथर प्रोड्यूस होता है इस मेथड से, बहुत ही ज्यादा।
चलो नेक्स्ट सेंटेंस डालो, लिमिटेशन। पहले मैं लिख के देती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। राइट डाउन लिमिटेशन। क्या रफ कर दूं? सबने लिख लिया है? चलो अभी इसमें लिमिटेशन क्या है? नेक्स्ट इज लिमिटेशन। अभी जो हमने रिएक्शन की उसके लिमिटेशन क्या है? क्यों मैंने कहा था कि टेम्परेचर को याद रखना, टेम्परेचर मत बढ़ाना? ये भी तो क्वेश्चन है, क्यों ऐसा कहा मैंने? लिखो, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है? राइट डाउन फर्स्ट लिमिटेशन। राइट डाउन फर्स्ट लिमिटेशन, लिखो। इन एसिडिक डिहाइड्रेशन, यहां पे हम एसिड यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक डिहाइड्रेशन। राइट डाउन in acidic dehydration of alcohol, in acidic dehydration of alcohol, two reaction compete, COMPETE. In acidic dehydration of alcohol, two reactions compete with each other. Two reactions compete with each other. One is elimination. एलिमिनेशन में आप लोग जानते हो कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म होता है। चलो फिर से बता रही हूं मैं। इन एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, टू रिएक्शन compete with each other. One reaction is elimination. One reaction is elimination to form alkenes. To form alkenes, and other substitution to form ethers. How to control these two competing, COMPETING dehydration reaction. क्वेश्चन मार्क कि इन दोनों रिएक्शन को देखो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन दो तरीके से होता है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी दे सकता है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन क्या एलिमिनेशन देगा या सब्स्टिट्यूशन देगा। तो हाउ टू कंट्रोल दिस टू रिएक्शन competing dehydration reaction? Write down answer. As the temperature increases, the temperature increases, the temperature becomes most favorable. Temperature becomes more favorable for elimination. More favorable for elimination. In write down bracket 453 Kelvin and above. 453 Kelvin and above. And substitution is favored. And substitution is favored at 413 Kelvin and below. 413 Kelvin and below. चलो देखते रिएक्शन। देखो, एक रिएक्शन जो अल्कोहल की है, जो हमने अल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस की थी कि CH3 CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है? दैट इज इथेनॉल। तो हमने इथेनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ की थी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, लेकिन वहां पे जो टेम्परेचर था वो था 453 केल्विन।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 453 केल्विन और उसके अबो टेम्परेचर लेके जा रहे हो तो वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे इथीन फॉर्म हो रहा है। मतलब टेम्परेचर देखो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अराउंड 413 केल्विन पे। अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है या उससे कम है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ईथर। मतलब टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हो तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है? डाई इथाइल ईथर। लिख लो रिएक्शन। देखो टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज हो जाता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये लिमिटेशन है इसका, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। एक क्या दे रहा है? जहां पे डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, और ईथर में कौन सा रिएक्शन दे रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ है टेम्परेचर का क्या फंडा है? यहाँ पे समझ में आया ना? साक्षी, जोएल, गायत्री, संकेत, संकेत समझ में आ रहा कि नहीं? चलो राइट डाउन। सेकेंड लिख लिया है सबने? ओके गायत्री, गुड। चलो सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें। सेकेंड लिमिटेशन, द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। सेकेंड लिमिटेशन लिखो इसमें। सेकेंड लिमिटेशन, the method is suitable for the preparation of ether from primary alcohols only। यहाँ पे हमने सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है। ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स। The method is suitable for the preparation of ether from primary alcohols only. However, continue करो उसी में। However, dehydration of secondary and tertiary alcohols. However, dehydration of secondary and tertiary alcohols from alkenes instead of ethers as elimination, competes over substitution. आपको पता है हमने अल्कोहल लिया था, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में टेम्परेचर हमने कम कर दिया था, टर्शियरी अल्कोहल में और टेम्परेचर कम कर दिया था। तो अगर यहाँ पे हम सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल यूज करेंगे तो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल यूज करेंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल यूज नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट लिखो। थर्ड, राइट डाउन थर्ड लिमिटेशन। राइट डाउन। simple ether can be easily prepared. Simple ether can be easily prepared by this method. Simple ether can be easily prepared by this method. हमने देखो सिर्फ सिंपल ईथर फॉर्म किया है, मिक्स ईथर नहीं। कंटिन्यू करो। By molecular dehydration of alcohol, by molecular dehydration of alcohol, by molecular dehydration of alcohol is not suitable for
is not suitable for preparation of mixed ether. बायोमोलिकुलर रिएक्शन दे रहा है, ये सुटेबल नहीं होता है किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ मिक्स ईथर के लिए। कंटिन्यू, इसमें कंटिन्यू करना है। इफ अ मिक्सचर ऑफ two different alcohols is used, if a mixture of two different alcohol is used, a mixture of three different ethers, a mixture of three different ethers is obtained, which is difficult to separate, अगर हमने यहाँ पे डिफरेंट अल्कोहल अगर यूज किया, फॉर एग्जांपल देखते हैं लिमिटेशन में, बाय यूजिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वी प्रिपेयर्ड ओनली सिंपल ईथर। अगर यहाँ पे हमने मिक्स अल्कोहल फॉर्म किया, अगर मैंने यहाँ पे ROH ले लिया और दूसरा ले लिया ROH, और किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर कितना करना है? 413 केल्विन। तो यहाँ पे डिफरेंट अल्कोहल फॉर्म होता है। पहले तो ROR फॉर्म होगा, एक फॉर्म होता है ROR- फॉर्म होगा, और एक तीसरा होता है ROR-, मतलब एक सिंपल, मिथर, डिफरेंट वाला, मिक्स और सिंपल। तो इन तीनों ईथर को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट अल्कोहल यूज ना करके सिंपल अल्कोहल, मतलब सेम अल्कोहल यूज किया जाता है। तो तीनों की तीनों लिमिटेशन यूज करना है, याद रखना है, क्योंकि ये लिमिटेशन कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, चलो यहां तक क्लियर हुआ है। कौन सी प्रोसेस पढ़ी हमने? पहली ही प्रोसेस हमारी चल रही है कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। द सेकेंड प्रोसेस, द सेकेंड हेडिंग, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये प्रिपरेशन हमने पढ़ चुके हैं। From alkyl halide, and this process is called as Williamson synthesis। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन। दिस मेथड इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। ये कुछ नहीं है, ये सिंथेसिस है, बस उतना ही, नहीं तो बोलोगे मैम दिख नहीं रहा है। विलियमसन सिंथेसिस, देखो, by using Williamson synthesis we can prepare simple as well as mixed ether. By using Williamson synthesis we can prepare simple as well as mixed ether. So when an alkyl halide is heated with, अगर मैं अल्काइल हैलाइड को हीट कर रही हूं अल्कोहलिक सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ, अल्कोहलिक मतलब मैंने यहाँ पे RONA ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? RONA। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको हीट करोगे तो यहाँ से Na और यहाँ से X बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ROR, और यहां से NaX बाहर निकल गया। दिस इज अ जनरल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? जनरल रिएक्शन है। दिस इज अ अल्काइल हैलाइड, और इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम अल्कोक्साइड। इसको क्या कहोगे? सोडियम अल्कोक्साइड। क्लियर? चलो एग्जांपल लेते हैं। When methyl iodide is heated with alcoholic sodium methoxide, मतलब मैंने लिया हुआ, चलो पहले मैं ले लेती हूँ अल्कोक्साइड, CH3ONA,
CH3ONA क्या होता है? दैट इज सोडियम मिथॉक्साइड। इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम मिथॉक्साइड। तो व्हेन सोडियम मिथॉक्साइड रिएक्ट्स विद मिथाइल आयोडाइड, यहां पे मैंने ले लिया मिथाइल आयोडाइड। देखो रिएक्शन लिखते कैसे उस पर कोई डिपेंड नहीं। मैंने इस बार एक बार ऐसे लिखी है, दूसरी बार ऐसे लिखी है, तो कोई ये नहीं है। यहां से Na और यहां से I, देखो ये एक प्रॉपर वे होता है लिखने का। हीट करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा? सिंपल ईथर CH3O CH3, यहां से NaI बाहर निकल जाएगा। क्या मिलेगा? NaI बाहर निकलेगा। तो ये कौन सा ईथर बन गया? दिस इज सिंपल ईथर। Means by using Williamson synthesis you can prepare simple ether as well as mixed ether. सेकेंड एग्जांपल ले रही हूं, देखो CH3ONA और यहां पे ले लिया I C2H5 मिथाइल आयोडाइड। ओके, यहां से NaI बाहर निकाल लो, यहां पे हीट कर दोगे तो हीट करने की वजह से क्या होगा? CH3O और यहां पे आ जाएगा C2H5। बन गया आपका मिक्स ईथर। आपका क्या बन गया? यहाँ पे मिक्स ईथर। तो by using this reaction we can prepare simple as well as mixed ether. सिंपल भी बना सकते हो और मिक्स भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे पहले लिख लो, सेम रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी पढ़ी है। सेम रिएक्शन अल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। यहां तक क्लियर हुआ है? क्या कर रहे रिएक्शन में? अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम अल्कोक्साइड, क्योंकि आपको आता है राइट अ नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस। अगर आपको बोला जाता है कि राइट अ नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस, तो फर्स्ट राइट डाउन सम स्टेटमेंट। means alkyl halide reacts with sodium alkoxide या heated with sodium alkoxide, it gives mixed as well as simple ether, and this reaction is known as Williamson synthesis. And then write down general reaction. अगर कोई एग्जाम्पल नहीं पूछा है प्रॉपर तो राइट डाउन ओनली जनरल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन लिखोगे? राइट डाउन ओनली जनरल रिएक्शन, नॉट प्रॉपर एग्जाम्पल, नॉट प्रॉपर एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो। यहाँ पे हम जितने भी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, हमने सिंपल अल्काइल हैलाइड लिए हैं। अभी आपको पता होगा कि एक एरोमेटिक ईथर भी होता है। देखो एरोमेटिक ईथर मींस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH, क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। आपको ये रिएक्शन पता है ना कि फिनॉल किसके साथ रिएक्ट होता है? NaOH के साथ। तो जैसे ही फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है? यहाँ पे O, Na, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। अभी ये सोडियम फिनॉक्साइड हमें मिल गया। अभी सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर आप अल्काइल आयोडाइड, मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया मिथाइल आयोडाइड के साथ कर ले, तो क्या मिलेगा? यहां से Na, यहां से I बाहर निकल जाएगा और कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा? OCH3, एंड दिस इज कॉल्ड एज एरोमेटिक ईथर। ये क्या है? एरोमेटिक ईथर, और इसका नाम क्या है? दैट इज एनिसोल। ये नाम याद रखना, ये IUPAC एक्सेप्टेड है, कॉमन नेम, दोनों तरह चल सकता है। क्या नाम लिखा है मैंने? एनिसोल, OCH3, एनिसोल। एनिसोल। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका लिमिटेशन है, लेकिन लिमिटेशन आज बहुत कम लोग हैं, तो लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है इसका।
तो नेक्स्ट क्लास में ही हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़े हैं। चलो एक बार लिख लो पहले, एनिसोल। एनिसोल क्या होता है? एरोमेटिक ईथर। एनिसोल इज एरोमेटिक ईथर। ये आपकी टेस्ट कब तक है? हाँ साहिब, टेस्ट कब तक रहने वाली है? 8 तक, मतलब आज की 2-3 तारीख होगी और 5 दिन, क्योंकि इतने कम लोग आ रहे हैं ना, इसीलिए मैं पूछू कि टेस्ट जब तक टेस्ट रहेगी तब तक तो वो टेस्ट का खुमार रहेगा ही सबके ऊपर, चाहे इंग्लिश का पेपर हो या हिंदी का पेपर हो, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी सबको। हर हर रोज होता है क्या पेपर? मतलब जैसे आज था तो कल भी रहेगा? दैट इज बाकी भी सब्जेक्ट होंगे ना आपके? ओके बाकी भी सब्जेक्ट होंगे ना आपके, सीएस होता है शायद, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, बायोफोकल अगर जिनका हो, बाकी लोगों का बायो रहेगा। अच्छा सीएस हो गया आपका, ओके मतलब सिर्फ फिजिक्स इंग्लिश बाकी है, और मे बी शायद बायो बाकी होगा, बायो हमेशा लास्ट रहता है। अच्छा फिजिक्स और मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बाकी है फिर तो, ओके ओके फिजिक्स और मैथ्स बाकी है, इसीलिए इतने कम लोग आते जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो आज हमने क्या पढ़ना था? ईथर। क्या होता है ईथर? ईथर्स आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस किया था हमने? अल्कोक्सी। अल्कोक्सी मतलब क्या होगा? OR। ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या है ईथर का? CnH2n+2O। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2O। तो सेम एज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक और ईथर का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो दैट्स व्हाई अलिफैटिक ईथर है आइसोमेरिक विथ किसके साथ? ईथर अल्कोहल के साथ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मींस इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन, सिंपल सिमेट्रिकल ईथर एंड मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर। व्हाट इज माय सिंपल? The ether in which both the alkyl group attached to the oxygen atom are same, that is a simple ether. मिक्स में डिफरेंट होते हैं। उसके बाद एग्जांपल देखें। कॉमन नेम हमें डाई अल्काइल ईथर के हिसाब से करना है या अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करना है। आईयूपीएसी नेम अल्कोक्सी अल्केन, और जो ज्यादा कार्बन चेन होगी उसको पैरेंट अल्केन कंसीडर करना है, जिसमें भी ज्यादा कार्बन होंगे उसको पैरेंट कंसीडर करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि मेटामर्स। तो व्हाट इज मीन बाय मेटामर्स? दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज देयर। तो ethers having same molecular formula but different alkyl group attach on either side of oxygen atom. Those ether having same molecular formula but attachment of alkyl group to the oxygen atom are different, that's called as a metamers of each other, and the phenomena is called as a metamerism. Yes, ether shows metamerism, also chain isomerism and functional group isomerism. एंड हमने सिर्फ दो ही प्रिपरेशन की है। पहली प्रिपरेशन थी फ्रॉम अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। तो एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डिस्टिल्ड विद concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin and it gives diethyl ether. तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन होना चाहती है, एक एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सा मैकेनिज्म दे रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब SN2 मैकेनिज्म। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ईथर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे अल्कीन मिलेगा। उसके बाद हमने सेम अल्कोहल यूज किया है, अगर डिफरेंट अल्कोहल यूज करोगे तो मिक्सचर ऑफ ईथर फॉर्म होगा, उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ हम प्राइमरी अल्कोहल यूज कर रहे हैं, बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद हमने रिएक्शन देखी विलियमसन सिंथेसिस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस वी कैन प्रिपेयर सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर, दोनों टाइप्स की ईथर हम फॉर्म कर सकते हैं।
तो उसकी कुछ रिएक्शन देखी। हाँ, बट इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंस मतलब लिमिटेशन बहुत अच्छा दिया है, और वो लिमिटेशन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम बाकी कवर करेंगे। ओके, तो चलो, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं आपके एग्जाम खत्म होने के बाद। ओके, चलो बाय बाय साक्षी, बाय बाय साहिल, नितिन, बाय।